नंदीग्राम का संग्राम खत्म हो जाने के बाद क्यों ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के अरमान टूटने लगे हैं, खत्म होने लगे हैं, ममता बनर्जी सरेंडर करने लगी हैं। ममता बनर्जी अगर ये कहने लगे कि नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर के रिगिंग हुई है और पोलिंग बूथ कैप्चर किए जाने की कोशिश हुई है, तो इसमें क्यों ना ममता बनर्जी का डर देखा जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर के ये कह दिया है कि नंदीग्राम का चुनाव ओवर होने के बाद एक और सेफ सीट नंदीग्राम के अलावा ममता बनर्जी ढूंढने वाली हैं, तो क्या इसका मतलब यह है, ये समझ में आ गया है ममता बनर्जी को भी कि आगे आने वाले वक्त में लड़ाई और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी डर गई हैं? क्या ममता को यह लगने लगा है कि 10 साल जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के घिरी, गोत्र कार्ड को लेकर के घिरी, इसके अलावा कट मनी से लेकर के करप्शन और परिवारवाद से लेकर के तुष्टीकरण के मुद्दे पर घिरी, इसके बाद क्या नंदीग्राम की लड़ाई के बाद ममता धीरे धीरे करके ये मानने लगी हैं कि ये लड़ाई हार सकती हैं या हारती चली जा रही है ममता बनर्जी? क्यों ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं? क्यों ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के बाद अब अदालत जाने का फैसला किया है? क्यों ममता बनर्जी ने गवर्नर के सामने ये कहा कि आप बीच में आइए, क्योंकि नंदीग्राम में कुछ गड़बड़ की जा रही है और नंदीग्राम का चुनाव खत्म हो जाने के बाद कहां पर खड़ी है ममता, कहां पर है टीएमसी, कहां पर है बीजेपी? यही है आज की बहस का सवाल। नमस्ते, मैं राशिद। नंदीग्राम का गेम ओवर हो चुका है और गेम सिर्फ ओवर चुनाव का ही नहीं हुआ है। अब बात यह कही जा रही है कि नंदीग्राम ओवर हो जाने के बाद ममता बनर्जी कहीं सरेंडर तो नहीं कर गई हैं, क्योंकि मोदी मुखर हो गए हैं, टीएमसी में डर है। 80% वोटिंग का मतलब क्या है? ममता बनर्जी को यह लगता है कि यह प्रो इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को यह लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन ममता ने कहा बूथ कैप्चरिंग हुई है। ममता क्या आगे आने वाले दिनों में नंदीग्राम के अलावा किसी और भी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि अभी भी 6 चरण का रण बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा वार कर दिया है और यह कहा कि ममता को तिलक से डर लगता है, चोटी से डर लगता है, भगवा से डर लगता है और तिलक और चोटी के नाम पर ममता को राक्षस दिखते हैं, ममता को गुंडे दिखते हैं। लेकिन यह लड़ाई है गोत्र की, यह लड़ाई है चिट्ठी की और इन सभी के अलावा अभी आप ये समझें कि नंदीग्राम का संग्राम है ओवर। अगली जो तस्वीर है वहां कुछ सवाल भी हम लेकर के आए हैं। क्या ममता बनर्जी को डर लग गया है? लड़ाई पश्चिम बंगाल की क्या तिलक और भगवा पर आ गई है? दीदी ने सरेंडर कर दिया है क्या? अगर दीदी ने सरेंडर किया है तो कई सवाल हैं। लड़ाई तिलक और भगवा पर ले आने के पीछे क्या यह माना जाए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को आगे 6 चरण में और भी ज्यादा उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? बूथ कैप्चरिंग के आरोप में कितना दम है? किसी और सीट से अगर ममता चुनाव लड़ेंगी तो वो सीट कौन सी होने वाली है? 2 चरण के बाद कौन आगे है, कौन पीछे? डिबेट की पहली ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया, कहा दूसरी सीट से ममता के चुनाव पर टीएमसी ने जवाब दिया और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है 2024 में पीएम सुरक्षित सीट की तलाश करें। वाराणसी से पीएम मोदी को मिलेगी कड़ी चुनौती और वाराणसी से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं। इस तरह की बातें टीएमसी की तरफ से कही गई हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढ लें, यह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया है। अगली बड़ी खबर, तीसरे चरण के लिए टीएमसी और बीजेपी ने कसी कमर। ममता की दूसरी सीट को लेकर के अटकलें तेज अभी भी हैं। नंदीग्राम के बाद किसी और सीट से नहीं लड़ेंगे ममता, टीएमसी ने ये एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन मोदी ममता के बीच चुनावी वार, जबानी जंग तेज हो गई है। ममता को तिलक और भगवा से दिक्कत है, ये मोदी ने कहा, और वहीं अमित शाह सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे हैं दिल्ली में बैठ करके, ये ममता बनर्जी ने वार किया है। को एक ऐसी सरकार चाहिए जो लंबे विजन के साथ यहां काम करे। दीदी का विजन क्या है? हर घर जल मिशन के पैसे जो भारत सरकार ने भेजे हैं फाइलों में दबाकर बैठ जाना। आप मुझे बताइए, क्या जो इस विजन के साथ काम कर रहा हो वो बंगाल के सामर्थ्य के साथ न्याय कर पाएगा? इसलिए बंगाल की जनता ने, आप सभी ने ठान लिया है, दीदी को अब जाना ही होगा।
दीदी को आप दिया है क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले पब्लिक को गांव से नहीं आने दे तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day you will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? यहां पर अगर ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल में वोट को लेकर के रिगिंग हो रही है, तो फिर इसके पीछे का सच क्या है, ममता बनर्जी के जहन में क्या चल रहा है? हालांकि हम एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ममता बनर्जी ने सरेंडर कर ही दिया होगा, लेकिन क्या ममता को कोई डर सता रहा है? वो ममता बनर्जी जो फाइटर हैं, वो ममता बनर्जी जिन्हें आंख ऑफ बंगाल तक का भी खिताब दिया गया था, वो ममता बनर्जी जिन्हें आरएसएस ने एक जमाने में दुर्गा तक भी कहा था, लेकिन बाद में जिहादी दीदी तक की भी उन्हें संज्ञा दे दी गई थी। ये वाला सफर क्या था? और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से पश्चिम बंगाल में कितनी टक्कर मिल रही है? एक बार डिबेट को हम ओपन कर देते हैं नंदीग्राम के बाद। कहां पर है टीएमसी, कहां है बीजेपी, कहां पर खड़ी हैं आज की तारीख में ममता बनर्जी और कितने चैलेंजेस हैं? वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता टीएमसी, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और दो पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में हैं, सुप्रिया सत्यम और राहुल लाल। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मुझे और मेरी टीम को देने के लिए। पहला सवाल वीरेंद्र बब्बर जी मेरा आपसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार क्यों यह लगता है कि अब ममता बनर्जी डर गई हैं? प्रधानमंत्री को यह क्यों लगता है कि तिलक और भगवा से ममता बनर्जी डर दिखा करके एक तरीके की नई राजनीति करने की कोशिश कर रही है? और प्रधानमंत्री को यह क्यों लगता है कि नंदीग्राम के बाद अब एक और सीट की कोशिश में है ममता बनर्जी? देखिए राशिद भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ममता जी तो चुनाव से पहले ही डर रही थी। आज चुनाव होने के बाद हम बात कर रहे हैं, कल नंदीग्राम में वोट पड़ चुके हैं और वोट पैटर्न बताता है कि 80% से ज्यादा वोट वहां हुए हैं, और ये 80% तक की रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो शायद 2-3-4% वोट और बड़े होंगे। और उससे जब आप दुर्घटना को अपने ऊपर हमला बताते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन की कमजोरी आप बताते हैं। बीजेपी के लोगों से जब आप बात करके उनसे अपने लिए चुनाव से पहले समर्थन मांगते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी कमजोरी उसके अंदर बताते हैं। नंदीग्राम के अंदर आपने जिस प्रकार से देखा 80% से ज्यादा वोट पड़ा। 5 दिन 6 दिन से लगातार ममता दीदी वहां बैठी थी और चुनाव के दिन भी वो पूरा दिन वहां से हिली नहीं। और जिस प्रकार से उन्होंने राज्यपाल से बात की हैंड फ्री फोन करके पूरे मीडिया के अधिकारी कर्मचारियों के सामने कि किस प्रकार से यहाँ ये हो रहा है, ये केवल दुनिया को दिखाने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर जिस प्रकार से कल हमला किया गया, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, कि उनकी हताशा दिखाती है। मीडिया के कर्मचारी अधिकारियों पर जो कुछ जिस प्रकार से कल मीडिया के तीन ही जगह जा सकती है ना वीरेंद्र बब्बर जी, ममता 3 ही जगह जा सकती है ना। अगर उन्हें यह लगने लगे कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सेंट्रल फोर्सेस को आदेश दिल्ली में बैठ करके दिए जा रहे हैं या अपने घर में बैठ करके दिए जा रहे हैं या गृह मंत्रालय की तरफ से बैठ करके दिए जा रहे हैं, तो भाई कहां जाएंगी? गवर्नर के पास जाएंगी, इलेक्शन कमीशन जाएंगी या अदालत जाएंगी?
एक सीएम, मैं समझता हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से बात करते हैं तो बंद कमरे के अंदर बात होती है, और अगर उनकी कोई शिकायत थी तो उन्हें राज्यपाल से बंद कमरे में बात करके अपनी ग्रीवेंस बतानी चाहिए थी। और उनको अगर ऐसा लगता है कि अमित शाह जी कुछ ऐसी डायरेक्शन दे रहे हैं, परंतु उन्होंने तो बंगाल की जनता को सीधे सीधे धमका दिया कि चुनाव के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल वापस चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हें मैं इन बातों का जवाब दूंगी। ये देश की एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जब अपने प्रदेश की जनता को इस प्रकार से धमकाए, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल तो फेयर चुनाव करवाने के लिए आए हैं। ओके, ठीक है, एक बार चलते हैं। अब हम संजय चक्रवर्ती मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने जेपी की कार को घेर लिया था और जेपी की कार के ऊपर चढ़ गई थी। एक ऐसी राजनेता हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए ही बड़े बड़े कांग्रेसियों से, अब्दुल गनी खान चौधरी के वक्त में भी न जाने कितनों से चैलेंज लिया था और सीधे 1-to-1 होकर के आ जाती थी। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है, जब एनडीए में रही उस दौरान एनडीए की भी गलत चीजों को लेकर के उसकी मुखालफत की, तहलका कांड हुआ, इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, नंदीग्राम का आंदोलन किया, सिंगूर का आंदोलन किया, लेकिन आज इतनी डर में, इतनी हताश, इतनी निराश क्यों नजर आती हैं? सड़क पर राज्यपाल से बात की जाती है क्या? हवा में किसी पर भी आरोप लगाए जाते हैं क्या? जब मंच से खड़े होकर के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश जब प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि मंच से खड़े होकर कि ये डर ममता जी का नहीं है, ये डर बीजेपी का है, ये डर प्रधानमंत्री जी का है कि उनके अस्तित्व दांव पे लगा है, उनका जो है फेस वैल्यू दांव पे लगा है। इसी वजह से वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। तिलक की बातें, भगवा की बातें, चोटी की बातें, ये क्या है? ये अपने विकास की बातें भूल चुके हैं, अपने एजेंडे से तिलक, भगवा, चोटी और राक्षस वाली बात, एक मिनट सुनिए। तिलक, भगवा, चोटी, राक्षस की बात मोदी ने बाद में की है, पहले आपकी अपनी नेता महुआ मोइत्रा ने की है, पहले महुआ ने की है, पहले महुआ ने की है। महुआ जी प्रधानमंत्री कद के नहीं है, प्रधानमंत्री कद के महुआ जी नहीं है, प्रधानमंत्री कद के जो है सम्मान होना चाहिए। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि कम से कम भाषा जो है एक प्रधानमंत्री जो कि, एक बात ये बताइए, ममता बनर्जी को ये लगता है कि नंदीग्राम का जिस वक्त चुनाव चल रहा था उसी वक्त में थर्ड फेज के लिए प्रधानमंत्री कहीं पर चुनावी प्रचार के लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल के तहत पहले ही कार्यक्रम लगा होता है। अगर पहले से ही तारीखों का पता था तब ममता ने मुखालफत क्यों नहीं की? नंदीग्राम के दिन ही, नंदीग्राम इलेक्शन के दिन ही इतना बड़ा खेला क्यों? नंदीग्राम के इलेक्शन के दिन ही राज्यपाल को फोन करने के नाम पर खेला क्यों? नंदीग्राम के इलेक्शन के दिन ही प्रधानमंत्री के नाम का डर क्यों दिखाना? नंदीग्राम के इलेक्शन के दिन ही गृह मंत्रालय के नाम का डर क्यों दिखाना? जो सामने हो रहा है वही तो बताया जाएगा ना, उनका पहले से प्रेडिक्शन थोड़ी ना होता है कि ये होने वाला है, ये होगा। ये तो जिस दिन जैसे घटनाएं घटती है उसी हिसाब से जो है एक्शन लिया जाता है। संजय भाई क्या हो गया ममता को? संजय भाई क्या हो गया है? संजय भाई क्या हो गया ममता को? सुप्रिया शायद बताएंगी। सुप्रिया देश की जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी रही हैं सुप्रिया, वो बहुत अच्छे से बता देंगी। सुप्रिया क्या हो गया है ममता बनर्जी को? वो ममता बनर्जी जो मामाटी मानुष की बात करती थी, वो ममता बनर्जी जो दीदी के नाम से जानी जाती थी, आज की तारीख में कभी गोत्र कार्ड खेलती हैं, कभी शांडिल्य कार्ड खेलती हैं, कभी चिट्ठी लिख देती हैं, कभी डर की राजनीति कहती हैं, कभी तिलक की बात करती हैं, कभी भगवा की बात करती हैं, चोटी की बात कर लेती हैं, राक्षस की बात कर लेती हैं। क्या हो गया ममता को? क्या हो गया उनकी पार्टी को? देखिए राशिद, मैं यही बताना चाहूंगी कि बंगाल में नंदीग्राम का मतलब बदलाव से है, शायद इसलिए आज सत्ता पाने के लिए ये सियासी केंद्र बना हुआ है। और जहां तक दीदी की बात है, ये वही दीदी है जिन्होंने नंदीग्राम से ये बोला था कि भूल जाऊंगी अपना नाम, नहीं भूलूंगी नंदीग्राम। भूल गई, वो भवानीपुर का रुख कर लिया, सारे लोग जानते हैं। फिर वापस आई है नंदीग्राम में, लेकिन नंदीग्राम वही खड़ा है, विकास नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड आप कब तक खेल सकते हो? ये टैगोर की धरती है, परमहंस की धरती है, लेकिन उनका अब मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं भय में जी रही हैं। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो दोनों पार्टी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है अपने अपने अनुसार। उनको जब भय में, एक्चुअली दोनों ही पार्टी हैं, दोनों ही पार्टी भय में है, उनको नहीं पता, उनको बस दांव खेलना है, किसी भी तरह जीतना है, बंगाल को जीतना है किसी भी तरह। शायद यही वजह है कि पूरी दिल्ली आज देखिए बंगाल की धरती पे उतर आई है। जी ठीक कह रहे हैं आप। और वैसे कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी जितने भी कार्ड खेल रही है ना, इस कार्ड के जन्मदाता किसी जमाने में कांग्रेस वाले रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी शायद इसे बेहतर बता पाएंगे। चंद्रमोहन जी, गोत्र कार्ड, सुनिए ना, चंद्रमोहन भाई भी तो सवाल भी नहीं किया, मेरी बात सुने आप।
गोत्र कार्ड जो है, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस वालों ने सिखाया, ममता बनर्जी ने खेला। 2018 में ठीक ऐसा ही गोत्र कार्ड राहुल गांधी ने राजस्थान में खेला था। जाकर के वहां पर कहा था एक पुजारी को कि मैं कान्यकुब्ज गोत्र का हूं। अब शांडिल्य गोत्र वाली बात आ गई। हिंदू मुसलमान ये राजनीति हिंदुस्तान में देने वाला कौन? कांग्रेस। गोत्र वाली राजनीति देने वाला कौन? कांग्रेस। जनेऊ वाली राजनीति देने वाली पार्टी कौन? कांग्रेस। जाति वाली राजनीति करने वाली कौन? कांग्रेस। और इसके अलावा आंदोलन के नाम पर जितना भी खेला कर लिया जाए ये बताने वाली कौन? कांग्रेस। हिंदू मुसलमान के नाम पर खेला करने वाली कौन? कांग्रेस। लगता नहीं कि आप ही के क्लास से निकली हुई एक खिलाड़ी, और वाकई में एक जमाने में तो कांग्रेसी रही हैं, और उसी के एक एक चैप्टर को पलटती चली जा रही है ममता, पलटती चली जा रही है ममता। राशि जी, देखिए, आपने सारी बखान और सारी खूबियां कांग्रेस की बता दी, उसके लिए मैं आपका नतमस्तक हूं और आपके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि उसी के अंदर देखिए आप भाजपा के अंदर चले जाएंगे तो भाजपा का भी अगर आप छल नहीं करेंगे तो 75% भाजपा के अंदर कांग्रेस से मिल जाएंगे, और उसी पोजीशन के अंदर आप चले जाएंगे तो जो भाजपा आज पूरा दल बल लगा के पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ बंगाल में इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो उसको टिकट लड़वाने के लिए अपने कैंडिडेट नहीं है, उसको दूसरी नेता को टिकट लड़वाना पड़ रहा है। और वही तीन जो दूसरे नेता हैं वही बंगाल की धरती के ऊपर रहकर जो 10 साल मिनिस्टर है वही कह रहे हैं कि जंगल राज है। अच्छा। तो जंगल राज वो तब नहीं था जब वो 10 साल मिनिस्टर थे, लेकिन जब 10 साल वो भाजपा के पास चले जाते हो तो 10 साल के बाद उनको जंगल राज लगता है, क्योंकि भाजपा जैसी नदी, यहाँ पर कांग्रेस नेता, क्वेश्चन, हाँ, भाजपा जैसी नदी में जितने भी कुकर्म करके आ जाओ तो आप नहा लोगे। जैसे हर की गंगा की पौड़ी के अंदर स्नान करने के बाद एक कहा जाता है कि पाप मुक्त हो जाते हैं, तो आज भाजपा जैसी जो नदी है उसमें डुबकी मारो, ये देखिए वीरेंद्र बाबा जी, निकलाओ। कांग्रेस तो नेता चंद्रमोहन शर्मा का ये कहना है, जैसे एक कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक इसी तरह से पाप कर घोटाला कर और बीजेपी में आकर के बीजेपी के खाते में डाल। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और ऐसा ही कुनबा जोड़ करके आपको ये लगता है ममता को डरा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कहना है चंद्रमोहन शर्मा का, जवाब दें। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी का पहले तो धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना जो है गंगा जैसी पवित्र नदी के साथ की कि जितने मर्जी पाप करके आ जाओ आपके पाप धुल जाएंगे। आजकल वहां आचमन इनके भी बड़े बड़े नेता करते हैं ना वीरेंद्र भाई। वीरेंद्र जी, भाजपा गंगा मैया नहीं, भाजपा गंगा। नतमस्तक होकर के इन्होंने प्रणाम किया था। मैं बताना चाहता हूं, आप बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, जब ये बात करते हैं, जब ये कहते हैं कि 10-10 साल तक जो लोग मंत्री रहे वो आज कहते हैं कि वहां जंगल राज है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिस प्रकार से 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो गई, जिस प्रकार से चलते चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष की हत्या हो गई, जिस प्रकार से चलते चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की माता जी की हत्या हो गई, अगर ये लोग भी कहीं 5, 7, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले बाहर आ जाते तो इनकी भी कहीं हत्या हो जाती। और रही बात कांग्रेस की, आप बात करते हैं तो कांग्रेस तो आपको पता है किनके साथ अरेंज करके वहां चुनाव लड़ रही है। मौलाना अब्बास के साथ मिलकर के ये लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वो खुलेआम कहते हैं कि मैं शरिया कानून का समर्थन करता हूं। आप अभी कांग्रेस की तारीफ करते थे, मैं कुछ और बता दूं कांग्रेस के बारे में। पाकिस्तान बना कांग्रेस, ठीक है, 370 लगी कांग्रेस के शासन में, और अरे अब हाँ ठीक है, चंद्रमोहन जी का काउंटर, उसके बाद राहुल लाल के पास। चंद्रमोहन जी का काउंटर, चंद्रमोहन जी रिबटल, चंद्रमोहन जी रिबट, चंद्रमोहन जी काउंटर, उसके बाद राहुल लाल। हाँ ठीक है, आपकी गंगा रामायण का पाठ पूरा हो गया। देखिए, हाँ ठीक है, ओके, चंद्रमोहन जी काउंटर, चंद्रमोहन जी काउंटर, उसके बाद राहुल लाल इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए आपकी तारीफ क्या है, जब आप किसी राज्य के अंदर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उस राज्य के अंदर आपको भय भी दिखेगा, आतंकवाद भी दिखेगा और उसके अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण भी दिखेगा। लेकिन जिस राज्य के अंदर आपकी सत्ता होगी वहां पर ना महिला सुरक्षा होगी, ना रोजगार मिलेगा बेरोजगार को, ना किसान को कुछ मिलेगा। उसका उदाहरण यूपी के अंदर प्रचंड है, लेकिन वो भय मुक्त कहा जाता है, लेकिन भय युक्त है। और आप बंगाल जाएंगे तो भय युक्त कर देंगे, असम के अंदर सीए के ऊपर आप जवाब नहीं देंगे, बंगाल में खड़े होंगे सीए ये तो एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मीम की बात हो गई, एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। चंद्रमोहन भाई, लेकिन भाजपा की चंद्रमोहन भाई, चंद्रमोहन भाई, सुप्रिया सत्यम भी आना चाहती हैं। एक मिनट, सुप्रिया एक मिनट, सुप्रिया एक मिनट। चंद्रमोहन भाई, ये तो वही वाली बात हो गई, एक बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला एक मीम है ना कि थोड़ा जानवर जानवर, मेरा जानवर टॉमी, ये तो वही वाली बात हो गई। आप भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। हाँ, वो है जी, तुम्हारा घोड़ा खोता और मेरा खोता घोड़ा, यानी कि जो गधा है उसको घोड़ा बना लो और अरे नहीं भाई, गधा बना लो। नहीं, ये भाजपा सुप्रिया बीच में आना चाहती हैं, सुप्रिया बीच में आइएगा, लेकिन एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर दें। ओके ठीक है, वीरेंद्र बाबा जी हो गया, वीरेंद्र बाबा जी हो गया। एक बार राहुल लाल को बीच में लेकर के आते हैं, उसके बाद सुप्रिया आप अपनी बात कीजिएगा। राहुल लाल जी,
ममता बनर्जी बड़ी कंपोज रही हैं। एक जमाने में जब उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग को घेरा तभी बड़ी कंपोज थी, जब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई तभी ममता बहुत कंपोज थी, रेल मंत्री रही तभी ममता कंपोज थी, जब तहलका कांड के नाम पर 2001 में एनडीए छोड़ा तभी ममता एक बड़ी कंपोज पॉलिटिशियन रहती थी। लेकिन आज ममता कहते हैं कि जहां पर विचारों का दिवालियापन आ जाता है, जहां पर आप चक्रव्यूह में घिर जाते हैं, वहां पर आप हिल जाते हैं, और जहां पर आप हिल जाते हैं वहां हिले हुए बयान देते हैं, जहां आप हिल जाते हैं वहां पर आप नौटंकी करने लगते हैं। और ममता के साथ ऐसा ही है। ममता को यह पता है कि चूल्हें हिल गई हैं। राहुल लाल, चलिए राहुल लाल का ऑडियो नहीं आ रहा है। सुप्रिया बीच में आ सकती हैं, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, फिर मैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलूं। सुप्रिया, मैं ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो भी है सियासी का रंग यहाँ पे, उनको मैं बताना चाहूंगी कि ये वो धरती है जहाँ पे राष्ट्रीय जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ राहुल लाल जी, एक मिनट इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। हाँ राहुल जी इंतजार कीजिए, सुप्रिया अपनी बात पूरी करें। नजरुल इस्लाम पैगंबर के वो इसी धरती के हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, तो वो पैगंबर के साथ साथ माँ काली के लिए भी लिखते थे। क्यों ये राजनीति का जो इन लोगों ने ये जहर फैलाया हुआ है, कभी चोटी की बात, कभी आज भी आप देखिए जहां से जो सत्ता का केंद्र बना हुआ है नंदीग्राम, वहां भी सड़कें नहीं है, लोग आज भी पानी के लिए बहुत दूर जाते हैं। 2-4 दुकानें छोड़ दीजिए, मैं तो खुद वहां पे गई हूँ, 2-4 दुकानें छोड़ दीजिए तो वहां पे कुछ भी नहीं है इम्प्रूव के नाम पे। तो ये किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और सिर्फ यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, क्या है ये? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपीसमेंट की राजनीति हो रही है। एक काम कर लेते हैं, एक बार के लिए संजय चक्रवर्ती के पास फिर से चलते हैं। संजय जी, ममता बनर्जी ने यह कहा कि ठंडा ठंडा कूल कूल ए बार तृणमूल, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं ए बार नंदीग्राम में अप्रैल फूल। मैं अभी पहले भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनको थोड़ा सा जवाब दे दूं। ये हिंसा और इनके बारे में बात कर रहे थे, मैं पिछले 3 महीने से लगातार डिबेट को सुन रहा हूं और कर भी रहा हूं, और जैसे कि प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह जी से लेकर के सबने एक बात कही थी, 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और ये आज भी 130 ही कार्यकर्ता है। मतलब वो जो है इसके 3 महीने के अंदर एक भी राजनीतिक हत्या इसका मतलब नहीं हुई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने 130 कार्यकर्ताओं में से कितने कार्यकर्ताओं के परिवार को टिकट दिया, कितने परिवार को जो है आप मंच पे लेकर के उनको सम्मानित किया, कितने कार्यकर्ताओं को आपने रोड शो। संजय चक्रवर्ती, ये बात आप कल भी कह चुके हैं, मैंने आपको रोक दिया था, ऐसी राजनीति नहीं होती है। जिन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, कार्यकर्ताओं के परिवार को टिकट देने का मतलब ईमानदार राजनीति कतई नहीं होता। नहीं, बिल्कुल रोक दूंगा मैं, नहीं रोक दूंगा मैं रोक दूंगा। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए ना, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए। डिबेट डिरेल अगर होगी तो मैं रोक दूंगा। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे चीख चिल्लाहट नहीं चाहिए, बहुत सीधे बोल रहा हूं मैं। मुझे बायस्ड रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, मुझे बायस्ड डिबेट नहीं चाहिए, मुझे कहीं से भी चीख चिल्लाहट वाली डिबेट नहीं चाहिए। राहुल लाल आ सकते हैं बीच में आप। राहुल लाल, क्यों ममता बनर्जी हैं इतनी लाल? देखिए, स्पष्ट है कि नंदीग्राम बिल्कुल चुनाव का अखाड़ा बना हुआ है, और वहां पे अगर देखिए, यहाँ पे पार्टियों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रभावित कर रही है, कई दृश्य हम लोग को ऐसे नजर आ रहे हैं, तो उस मामले का विरोध किसी को भी करने का पूरा अधिकार है, और वो विरोध वो भी कर रही है। लेकिन एक चीज जो हम लोग दिल्ली से जो विश्लेषण करते हैं, जो भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल में भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां पे ध्रुवीकरण का भरपूर प्रयास कर रही हो, या दूसरी पार्टियां भी उसके विपरीत ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही हो, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे एक फोर्स, लेफ्ट जैसे फोर्स भी है, जो कि इस तरह से जो धर्मगत राजनीति होती है उसको वो बिल्कुल न्यूट्रल कर रही है। अरे न्यूट्रल कर रही है क्या राहुल लाल? क्या बात कर दी आपने? अब्बास सिद्दीकी के जरिए, वो तथाकथित जो मौलाना है अब्बास सिद्दीकी, उसके जरिए ये फुरफुरा शरीफ वाला मौलाना अब्बास सिद्दीकी, देखिए है ना? देखिए राशिद जी सुन लीजिए। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए बीजेपी का प्लान क्या था। वो अब्बास सिद्दीकी को लेकर ओवैसी के साथ गठबंधन बना के अलग से ध्रुवीकरण का पूरा प्लान था। उस पूरे प्लान को सीधे जो है कि खारिज करा दिया वहां पे। अगर आप देखें लेफ्ट की तरफ से, तो उन्होंने वो बंद कीजिए आप लोग ठेकेदारी, बंद कीजिए ठेकेदारी। ये हिंदू के नाम पर ठेकेदारी, मुस्लिम के नाम पर ठेकेदारी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। मौलानाओं की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। मेरा मानना है ये जो मुस्लिम के ठेकेदार बनते हैं ना, नहीं पसंद है मुझे ठेकेदार। राशिद जी मैं कह रहा हूँ वो ठेकेदारियां बंद हो चुकी है। जनता से आप जाके पूछिए, वहां पे जो एक इन्वायरमेंट बनाया गया जिसको बीजेपी तमाम तरह से बिगाड़ने का प्रयास कर रही है, वो अपने रोजी रोटी रोजगार इन्हीं मुद्दों पर जाके जो है वो वोट कर रहे हैं। तो आप वोटर से पूछ लीजिए,
पोलराइजेशन के तमाम प्रयास, कुछ एक जगह कहीं पे हल्के फुल्के प्रयास हुए हैं जो इफेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम जगह पे जनता अभी भी अपने मुद्दे पे ही वोट डाल रही है। और ये एक चीज समझना होगा, यही कारण है कि लोग, अगर हम लोग देखते हैं इलेक्शन वॉर जोन में लेकर के चलिए, इलेक्शन वॉर जोन में चलते हैं तुरंत। राहुल लाल दोबारा आपके पास में आएंगे, बाकियों के पास भी चलेंगे, लेकिन इलेक्शन वॉर जोन में आप देखें कि नरेंद्र मोदी का दिखाकर डर ममता ने क्या कर दिया है, सरेंडर। और ये डर कैसे कैसे दिखाया जा रहा है। ममता कहती है कि बूथ कैप्चरिंग किया गया। ममता ये कहती हैं गवर्नर से बात करके, जो जगदीप धनखड़ हैं, कि आप किसी भी तरह से इंटरवीन कीजिए, यहां पर तो बूथ कैप्चरिंग हो रही है, मैं किससे कहने जाऊं, मैं फला बूथ पर हूं, लेकिन यहां पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, जो टीएमसी के सपोर्टर हैं, इस तरह की बात करती हैं। ममता डर दिखाती हैं, उसके बाद फिर चिट्ठी लिखती हैं। ममता नंदीग्राम इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले चिट्ठी लिखती हैं, कहती हैं विपक्षियों को लोकतंत्र खतरे में है। एक जमाना था ना, ये ठेकेदार जो होते थे मुस्लिमों के, कहते थे इस्लाम खतरे में है। अब ममता जैसे कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र कैसे खतरे में है अभी तक समझ में नहीं आया। चिट्ठी लिखती हैं, गोत्र के नाम पर जाति वाली राजनीति करती हैं, कलमा पढ़ करके ये बताती हैं कि देखो मैं तुम्हारे भी धर्म की हूं, इधर की भी हूं, इधर की भी हूं, यानी मैं सभी की बात करती हूं, मैं एक ही धर्म वाली नहीं हूं, मैं एक ही धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय, समुदाय में नहीं बिलीव करती। मोदी ने किया है लेकिन एजेंडा सेट, ममता बनर्जी पर वार कर दिया है परफेक्ट। कैसे, ये देखें आप। मोदी ने यह कहा कि ममता बनर्जी को तिलक वालों से डर लगता है, भगवा वालों से उन्हें डर लगता है, और तिलक और भगवा के नाम पर उनकी जबान हल्की हो जाती है जो टीएमसी वाले हैं। यूपी बिहार वालों के लिए ममता कहती हैं कि ये तो गुंडे हैं बाहर से आए हुए। इस पर भी सीधे तौर पर ममता बनर्जी को घेरा है प्रधानमंत्री ने। कटमनी सरकार चली है 10 साल में और चोटी वाले राक्षस दिखते हैं ममता को, यह भी बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जय श्री राम से लेकर के दुर्गा तक पर भी ममता बनर्जी को घेरने की प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश की गई। लेकिन मैंने कहा ना मैं बायस रिपोर्टिंग करता हूं, ना मैं बायस डिबेट करता हूं, और न ही मैं एक तरफा बात करता हूं। ये तो बात हो गई बीजेपी ने जो घेरा है। लेकिन हाँ, बंगाल की दुर्गा से लेकर के जिहादी दीदी तक का जो सफर है ना ममता बनर्जी का, वो कैसे रहा आप ये देखें। साल था 2001, तहलका टेप सामने आया, ममता अटल सरकार से बाहर हो गई, यानी एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया। 2001 में ही विधानसभा में कांग्रेस के साथ दाल नहीं गली, 2 साल के बाद एनडीए में वापस आ गई। साल था 2003, आरएसएस के एक कार्यक्रम में ममता को बंगाल की दुर्गा तक भी बताया गया। 2008 आते आते भगवा खेमे के लिए ममता जिहादी दीदी बन गई। 2014 में संघ की एक पत्रिका है, स्वास्तिक नाम है इस पत्रिका का, टीएमसी को जमातुल तृणमूल का नाम दे दिया गया। कई जगह पर हुए दंगे और बर्धमान बम विस्फोट के बाद की ये प्रतिक्रिया थी, जो ममता को जिहादी दीदी तक की बात कह दी गई। लेकिन हाँ, ममता जिन्होंने जेपी का रास्ता रोका, क्या मोदी के सामने टिक पाएंगी? वो ममता जिन्होंने 90 के 80 के दशक की बात है, जब जयप्रकाश नारायण का रास्ता रोक दिया था, कार चारों तरफ से घेर दी थी, और उस जमाने में ये कहा गया था कि ये फाइटर है। वो फाइटर बहुत कम उम्र में सोमनाथ चैटर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया। सोमनाथ चैटर्जी जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, सोमनाथ चैटर्जी जो बड़े वामपंथी नेता रहे हैं, उन्हें हराया था। लेफ्ट का 34 साल का शासन उखाड़ फेंका था ममता ने। लेकिन क्या ममता मोदी से मुकाबला कर पाएंगी? सुप्रिया, जितना मैंने ममता के बारे में बताया है, ये ममता मोदी से मुकाबला कर पाएंगी? क्योंकि ममता ने यह हमेशा साबित किया है, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बार बार हार करके वापस से रिवाइवल ममता ने किया है। सुप्रिया, देखिए राशिद, मैं आपको बताऊंगी कि ये जो यहाँ पे एक साइलेंट वोटर है जो अभी कुछ नहीं बोल रहा है, किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, जब आप उससे बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि हम देखेंगे। तो ये देखेंगे ना एक बहुत बड़ा नोट ऑफ इंटरोगेशन छोड़ता है, प्रश्न छोड़ता है। बदलाव तो लोगों में यहाँ चाहिए, और वो बदलाव उस वर्ग को चाहिए जिसे सिर्फ चुनावी चूरन चटाया गया है। आप मुझे सिर्फ एक चीज पूछना है कि चुनावी चूरन किसने चटाया, और चुनावी चूरन में फ्लेवर कौन सा दिया गया है? वो जो आग लगा करके चूरन बनता है, एक आग लगा करके जो चूरन बनता है, वो भी चटाया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अभी ममता जी की मैं बात करूंगी बिल्कुल निष्पक्ष होकर कि ये क्यों नहीं बता रही है कि मैंने फला काम किया, मैंने ये देखिए मेरा काम, ये मैंने सड़कें बनवाई, ये मैंने हॉस्पिटल्स बनवाई, ये काम किया। वो क्यों इस पछड़े में पड़ रही है कि कभी उनको शांडिल्य अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, कभी उनको हिंदू बताना पड़ रहा है, कभी मुसलमान, कभी वो 30% के चक्कर में है, कभी वो 70% के चक्कर में। तो ये अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये सब बताने की जरूरत कहां पड़ती? आप मुझे ये बताइए राशिद। तो वो भी तो उसी लय में है ना जो वो संजय जी, इससे पहले कि मैं हेडलाइन में, सुप्रिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है,
और सुप्रिया के कहने का इशारा यह है कि ममता बनर्जी कभी 70 के चक्कर में पड़ रही हैं, कभी 30% वालों के चक्कर में पड़ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ना 3 में रहे ना 13 में। शुक्ला जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, जब गृह मंत्री जी कहते हैं मैं बनिया हूँ और मुझसे हिसाब न मांगा जाए तो आपको तब उस समय बायस नहीं लगता है? उस समय आपको अरे मुझे बायस की बात नहीं है, आप मेरे को मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं किसी मंच पे देखिए, अरे आप ये इस चक्कर में बनिया और मुसलमान के चक्कर में मत पड़िए ना। बनिया आप लोग कब तक बंद करेंगे? एक तरफा बातें करना कब तक बंद करेंगे? आप बात कर रहे हैं ना, 2014-2019 का चुनाव वो कैसे जीतती? पब्लिक ऐसा बेवकूफ थोड़ी ना होती है कि लोकसभा के चुनाव को जिता रहे हैं, विधानसभा के चुनाव को जिता रहे हैं और आप सीटें वो लेकर के आने वाली हैं। आप पहले से है, अभी भी पहले से ही किसी तरीके से आप ये उठा के मत करिए कि आप घेर गए, आप लोगों ने घेर लिया। ममता जी कभी भी घेर नहीं सकती, तो साफ सुथरे नेचर के है, महिला है, आज भी हवाई चप्पल पहनती है, आज भी साड़ी पहन के आज भी पुराने मकान में रहती है। नंदीग्राम का संग्राम, क्या दीदी का खत्म होने लगा है अरमान? दीदी क्या सरेंडर कर गई हैं या फिर ममता बनर्जी अभी भी फाइटर बन करके रिवाइवल करेंगी? ममता बनर्जी बाकी 6 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगी या नहीं? नंदीग्राम का चुनाव खत्म होने के बाद अब पेंडोरा बॉक्स से क्या क्या निकलने वाला है? बीजेपी की तरकश के कितने तीर हैं जो सीधे ममता पर चलेंगे? आगे हम बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिव्येंदु अधिकारी ने ईस्ट मेदिनीपुर के डीएम को चिट्ठी लिख दी है। नंदीग्राम को लेकर के जिलाधिकारी को यह चिट्ठी लिखी गई है। दिव्येंदु अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, उन्होंने नंदीग्राम में हिंसा की आशंका जताई है। नंदीग्राम में बिगड़ सकता है सांप्रदायिक सद्भाव, डीएम से एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की अपील की है। वीरेंद्र बब्बर जी, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि नंदीग्राम का माहौल खराब हो सकता है? देखिए, कल पूरे देश के चैनल, अलग अलग चैनल दिखा रहे थे किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी की गाड़ी पर हमला किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया। मीडिया के कुछ लोगों पर भी कल मैं देख रहा था गाड़ी के अंदर किस प्रकार से वो अपनी जान बचा रहे थे, हाथ बचा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, दादा दादा हम नहीं काम के तो लिए अभी ये ममता का फेल्योर है या इलेक्शन कमीशन का है? ये ममता का फेल्योर है या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो केंद्रीय पुलिस बल भेजा गया है, जो सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए हैं, उनका फेल्योर हुआ ना? अब ये ममता का फेल्योर तो है नहीं। अगर ये राशिद भाई, अगर ये उनका फेलियर होता तो कल निश्चित रूप से वहां हिंसात्मक गतिविधि इतनी बढ़ जाती। मैं कल चैनल के ऊपर देख रहा था, टीवी के ऊपर देख रहा था कि किस प्रकार से तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बलों ने वहां पहुंच करके उस सारे माहौल को बिगड़ने से बचाया। और एक बात समझ में नहीं आती, जब हम बात करते हैं कि ममता दीदी दूसरी ढूंढ रही है, तो कंपनियां अर्धसैनिक बलों की तो कंपनी अर्धसैनिक बलों के चंद्रमोहन जी बीच में आना चाहते हैं, चंद्रमोहन जी बीच में आना चाहते हैं। राहुल भाई वीरेंद्र जी ओके ठीक है। वीरेंद्र जी, मेरी एक ही गुजारिश है, जितने भी गेस्ट मेरे हैं आप सभी का बहुत सम्मान है, सारी आवाज नीचे कीजिए, सारी आवाज नीचे। आप जितने भी मेहमान, आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, जितने भी मेहमान हैं हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है मेरी, आपके सामने नतमस्तक हूं मैं। आप सभी का मैंने अभिवादन किया है, लेकिन एक बात समझिएगा, जहां पर चीख चिल्लाहट होगी वहां पर मैं रोक दूंगा। मुझे चीख चिल्लाहट वाली डिबेट नहीं चाहिए। मेरा चैनल टीआरपी वाली डिबेट नहीं करता है। मेरा चैनल ऐसे वैचारिक दिवालियापन में यकीन नहीं करता जहां पर सिर्फ और सिर्फ चीख चिल्लाहट हुआ करती है। सार्थक बहस होनी चाहिए, बहस का कोई नतीजा और हल निकलना ही निकलना चाहिए। चंद्रमोहन शर्मा जी के पास में चलते हैं। चंद्रमोहन जी आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आपकी तारीफ कर रहा हूं, सुनिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और बड़ी बात यह है कि आपका जो पॉकेट स्क्वायर है ना, मुझे बड़ा ही भा रहा है, लेकिन इसका रंग जो है समझ में नहीं आ रहा है। आपने लाल रंग का पॉकेट स्क्वायर रखा हुआ है, रेड सिग्नल की बजाय ग्रीन सिग्नल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मिलेगा कब? मैं उस ग्रीन सिग्नल की बात कर रहा हूं, जब राहुल गांधी आएंगे, जब प्रियंका गांधी आने वाली हैं। ये पॉकेट स्क्वायर जो है ये लाल से हरा कब होने वाला है? मैं राशिद भाई आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बब्बर जी की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, आज भाजपा में बड़ी हास्य और हास्यपद बात लगती है, बड़ा हास्य आता है, जैसे हास्य व्यंग आता है। हास्य व्यंग किस बात का आता है? ये वो भाजपा है जिसके पास पैसा है, ताकत है, तंत्र है और चैनल है, और उसके बाद वो भाजपा ये कहती है कि वहां भय है, आतंक है। कहां? बंगाल के अंदर। किस लिए कहती है? क्योंकि भाजपा को उस जगह पे इलेक्शन लड़ना है। मैं वापस आऊंगा उस मुद्दे के ऊपर। चंद्रमोहन भाई, वो भाजपा जो बिजनेस को राजनीति से चलती है। और वीरेंद्र बब्बर जी, आज आपने मुझे कितने का चेक भेजा? वीरेंद्र बब्बर जी, आज आपने मुझे कितने का चेक भेजा है, जरा बताइए। राशिद भाई, वीरेंद्र बब्बर जी, होने दीजिए।
राशिद भाई मेरी बात पूरी आज मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, न जाने क्यों जब राजनीति को भी डिस्कस कर रहे हैं और इनको ये पता है कि भाजपा के पास क्या है। सुप्रिया, यू हैव बीन अ जर्नलिस्ट। सुप्रिया, यू हैव बीन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट आप रही हैं अपने जर्नलिज्म करियर के दौरान। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपने ब्रेक की हैं। कि आपको भी बीजेपी से पैसे आते थे क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको राशिद बताना चाहूंगी, जब भी मैं किसी चैनल पे बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे यही बोला जाता है और कि आपको बीजेपी से कितने पैसे मिले। मैंने कहा कि मैं इतने मिले कि मैं गिन नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज आके मुझे गिन दीजिए। आपसे तो मैं गुजारिश कर भी सकता हूँ रुकने के लिए, वरना चंद्रमोहन भाई को बोलने नहीं दूंगा ना, तो कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। बोलिए चंद्रमोहन भाई, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राशिद जी, लोकतंत्र खतरे में है, ये भाजपा खुद कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में। कहां कह रही है? बंगाल के अंदर कह रही है। मैंने जिन अपनी 5 तथ्यों को दिया, उन तथ्यों को मुझे सामने तो रखने दीजिए। ठीक है। जो पार्टी बिजनेस के अंदर राजनीति और राजनीति के अंदर बिजनेस को लाके करती हो, उसका उदाहरण यही है, हम दो हमारे दो। अब आज ये आप कह रहे थे कि कांग्रेस को हरी झंडी कहां मिलेगी। देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी खबर, वेरी बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। चंद्रमोहन जी, आपको रोकना पड़ा, असम से आ रही है। करीमगंज में कार से ईवीएम मिलने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। असम के करीमगंज से लावारिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिली थी। जांच में गाड़ी कृष्णेंदु पाल की होने की जानकारी। पाथरकांडी से बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णेंदु पाल। प्रियंका गांधी ने गाड़ी में ईवीएम का वीडियो ट्वीट किया है। चुनाव में हर बार निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है, प्रियंका गांधी ने यह बात बोली है। और ये आप देखें, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गाड़ी हमेशा बीजेपी उम्मीदवार या सहयोगी की ही क्यों होती है? कांग्रेस ने यह सवाल उठाए हैं। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्रियंका गांधी ने यह वीडियो ट्वीट किया है। वीरेंद्र बब्बर जी जवाब, वीरेंद्र बब्बर जी जवाब, बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से अभी पहली बार देखा है। इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। आपको पता है कांग्रेस का काम है नई नई चीजों को प्लांट करना। वो कर रहे हैं। राहुल लाल, यू में कमेंट, राहुल लाल आ सकते हैं आप। वीरेंद्र जी, अगर यही पहले सबूत तो मिले। वीरेंद्र बब्बर कहते हैं पहले सबूत तो मिले। ममता के खिलाफ बंगाल में सबूत मिल गया, बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ मिल गया, कांग्रेस के खिलाफ मिल गया, लेकिन तस्वीर है यहाँ पर सबूत। राहुल लाल आ सकते हैं बीच में आप। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ कि देखिए, चुनाव आयोग बराबर दायरे में बिल्कुल है खड़ा है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि अर्धसैनिक बलों को कौन निर्देश दे रहा है। हेमंत विश्वकर्मा सीधे बीएसएफ के जो अधिकारी है, वरीय अधिकारी, उसको डांटते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो एक तरह से चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें वो उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, जिस तरह से चुनाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है वो। और ये जो सामने में चित्र आपके टेलीविजन पर मैं देख पा रहा हूँ, काफी दुखद दृश्य है ये। तो चुनाव आयोग संज्ञान ले कि आखिर बीजेपी प्रत्याशी के निजी गाड़ी में कैसे ईवीएम मशीन आ गया। तो ये सवाल वीडियो के रूप में दिख रहा है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं, तो ये वीडियो पहले से उनको कैसे पता चल गया? देखिए न्यूज चैनल पर बड़े बड़े शब्दों में एक सवाल किया जा रहा है मेरे चैनल पर, क्या असम में भी खेला हो गया? और यही खेला शायद टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती देखना चाहते थे। संजय जी, अब तो मेरे ख्याल से आपको एंजाइम मिल गया है, आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। साफ शब्दों में आप खुद अपने आंखों से आप खुद देख सकते हैं, आप खुद ही दिखा रहे हैं। देखिए खबर के बाद में संजय चक्रवर्ती का सीना 56 इंच का हो गया है। 56 इंच का नहीं, 56 इंच का तो हमारा नहीं है। 56 इंच का तो हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है। हमारा तो बड़ा बहुत छोटा सा सीना है, ठीक है ना। लेकिन हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आज प्रूफ हो गया है। जो जिसका सवाल जो है ममता जी बार बार उठा रहे थे, आज प्रूफ हो गया है। और ये अभी ये पहली घटना है। अभी तो ये पहले 2 ही फेज से हुआ है, अभी तो 8 फेज का चुनाव बाकी है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे कैसे चुनाव के रंग को बदला जाएगा, किस तरीके से। ये हताशा की निशानी है, हार की निशानी है कि हमने सारे स्टार प्रचारक उतार दिए, हमने करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर दिया, हमने इतना सारा कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन हम जीत नहीं पाए। ये एक सबसे बड़ी हार की निशानी है। और यही वजह से ये बौखलाहट है कि आगे चल करके आपको इसके बहुत सारे रंग दिखेंगे। अभी भगवा दिखा है, अभी चोटी दिखी है, अभी जो है राम दिखा है, अभी ईवीएम के नाम पर कोई खेला हो रहा है क्या? सब कुछ खेला है ये सब। हाँ, ये सुप्रिया बोलेंगी। एकमात्र फीमेल है अगर मेरी डिबेट में, सुप्रिया बोलेंगी। नहीं, सुप्रिया बोलेंगी, सुप्रिया बोलें। देखिए राशिद, खेला होबे दोनों तरफ, और एक विकास होबे की बात कर रहा है, खेला होबे की बात कर रहा है। अब कुछ तो होगा ही, बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता, तो कुछ ना कुछ तो देखिए। बिल्कुल मैं अभी तक मुझे जानकारी नहीं है, अभी आपके चैनल पे ही मैं देख रही हूँ ये चीज। तो लेकिन मैं एक चीज और राशिद करना चाहूंगी कि मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका कि ये पहला, मैं बहुत तमाम चैनलों पे जाती हूँ, पूरे देश के सामने मैं ये बात कह रही हूँ, और आई मीन इट
कि इस चैनल पे जब मैं आपके इस मंच पे बैठती हूँ तो मैं बहुत फ्री फील करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपने मुद्दे की बात कह रही हूँ, कोई बायस नहीं है आपका चैनल और कोई टीआरपी का खेल नहीं है यहाँ पे, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ यहाँ पे। और चैनल्स पे तो आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि सब अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। और ईवीएम का खेला तो वो तो अभी पता चल जाएगा सबको कि क्या खेला है। सुप्रिया, आई एम रियली वेरी थैंकफुल अपनी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन वीरेंद्र बब्बर जी, अभी तक तो ये कहा जाता था कि ईवीएम में घालमेल किया जा रहा है, ईवीएम को मैनिपुलेट कर लिया जा रहा है, ईवीएम की हैकिंग हो रही है। यहाँ डब्बा ही भर के ले गए, गाड़ी में डब्बा भर करके ले गए। मैंने आपसे इसमें एक बात पहले भी कही, अभी भी मैं अपनी बात को कह रहा हूं, ये गाड़ी जिसकी कही जा रही है उसकी है या नहीं, उस गाड़ी के अंदर जो ईवीएम दिखाया जा रहा है, अगर मान लीजिए यही वीडियो जो आप ट्वीट करने की बात करते हैं, अगर प्रियंका गांधी जी की जगह किसी सरकारी कर्मचारी ने ट्वीट किया होता, किसी पुलिस के अधिकारी ने ट्वीट किया होता, किसी मीडिया के साथी ने ट्वीट किया होता, तो उसके अंदर ज्यादा उसका ईमानदारी दिखती। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी का नाम लेकर के आप ईवीएम दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जब तक चीजें सामने ना आए, किसी की गाड़ी के अंदर कोई चीज रखवाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपने देखा ही महाराष्ट्र में किस प्रकार से गाड़ी के अंदर जिलेटिन की छड़ी रखवा दी गई। जिनके पास जो लोग इन कामों को करते हैं वो। इससे पहले कि मैं अपनी डिबेट को कंक्लूड करूं, संजय चक्रवर्ती जी, ममता आने वाले दिनों में अपनी तर्कश के और कितने तीर निकालने वाली हैं बंगाल में? वापस से बंगाल देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में हर तरीके से हर पैंतरे अपनाए जाते हैं और जीतने के लिए हर कोशिशें की जाती है, लेकिन वो राजनीतिक कोशिशें होनी चाहिए। ये जो बेईमानी के भ्रष्टाचारी से, ये जो है साम दाम दंड भेद की नीतियों से ये चुनाव जीते नहीं जा सकते हैं। चुनाव से एक ही रास्ते जाता है, वो है विकास। और विकास हमारे यहाँ पे हुआ है, लगातार हुआ है। अभी जो मैडम बोले थे नंदीग्राम में आखिरी सवाल चंद्रमोहन भाई से, एक आखिरी सवाल चंद्रमोहन भाई से। चंद्रमोहन भाई, पॉकेट स्क्वायर रेड से ग्रीन कब होगा? गेट से बिल्कुल ग्रीन है और आने वाला रिजल्ट जो है ग्रीन के रूप में आएगा। आप देखिए, जो वामदल और कांग्रेस का गठबंधन है बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेगा। और उसका उदाहरण इस बात से है कि जब भारती घोष ये कह रहे हैं कि डिमरा के अंदर सीआरपीएफ के एंट्री नहीं करने दे रहे, कब जीतेगा, कहां जीतेगा, कैसे जीतेगा, बस यही नहीं पता है। उसको किसी और को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, ममता बनर्जी के लिए हमने उन्हें लेकर के कुछ इंफोग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं और जिसके लिए इलेक्शन वॉर जोन में एक बार फिर से आपको लेकर के हम चलते हैं। आप देखें क्यों हम ये कह रहे हैं कि ममता फाइटर हैं और उनकी हार जीत का एक सफर रहा है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं दिखाया तो फिर बात ये की जाएगी कि एक तरफा ही बात हुई है, क्या डर गई हैं, सरेंडर कर गई हैं। लेकिन ममता के बारे में भी बता देते हैं ना। 1989 में चुनाव हारी, कोलकाता में लेफ्ट के खिलाफ सक्रिय हो गई। 16 अगस्त 1990 को वाम मोर्चा के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। ममता बनर्जी के सिर में 16 टाके लगे, लंबे समय तक अस्पताल में रही। उस दौर में ममता बनर्जी को बंगाली जॉन ऑफ आर्क की संज्ञा दी गई। 1991 में ममता फिर जीती, नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बनी। 1992 में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए सोमेन मित्रा के खिलाफ पर्चा भरा। ममता हार गई, आरोप लगाया कि सोमेंदा लेफ्ट से मिल गए हैं। 1993 में वोटर आईडी कार्ड में फोटो की मांग हुई, ममता ने आंदोलन छेड़ा। ममता की अगुवाई में यूथ कांग्रेस ने राइटर्स बिल्डिंग का घेराव किया। कोलकाता में हो रहे प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग हुई, 13 छात्र मारे गए। अब्दुल गनी खान चौधरी, सोमेन मित्रा, इन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया ममता बनर्जी का। बड़े बड़े कांग्रेसी हुआ करते थे। 1998 में कांग्रेस से अलग हुई, टीएमसी बनाई, 2011 में मुख्यमंत्री बनी, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ममता के खिलाफ फैक्टर क्या है, ममता के साथ कौन कौन से फैक्टर हैं, आप ये देखें। ममता के खिलाफ जो फैक्टर है ना, वो इस कॉलम में आपको नजर आ रहा है। कट मनी, तोलाबाजी, जय श्री राम, तुष्टीकरण, अपने कई पराये हो गए हैं। लेकिन ममता के साथ जितने भी फैक्टर जाते हैं, फाइटर इमेज, आक्रामक तरीके के नेता, गोत्र काट, चंडी पाठ, मुस्लिम वोटर का झुकाव, ये ममता के फेवर में जाते हैं। यानी खिलाफ और साथ दोनों ही हम दिखा रहे हैं। लेकिन ममता के बागियों ने किस तरह से ममता को परेशान किया है, जिस पर ममता कभी मौन नहीं रही। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रुद्रनील घोष, रथिन चक्रवर्ती, बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और सैकत पांजा। लेकिन अगला ज्योग्राफिक आपको बताएगा कहां पर आकर के असल में आज की तारीख में जमीन पर ममता फंस गई है। क्योंकि बंगाल युद्ध में विकास गुम है। गरीबी के मामले में चौथे नंबर पर है बंगाल, देश में 22% की गरीबी है, पश्चिम बंगाल में 20%। अगला, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 23वें नंबर पर बंगाल, देश की प्रति व्यक्ति आय है 1,26,000, लेकिन बमुश्किल 1 लाख के आसपास की प्रति व्यक्ति आय है पश्चिम बंगाल की। शिक्षा के मामले में पश्चिम बंगाल 19वें नंबर पर है,
देश में पश्चिम बंगाल में 73, देश में साक्षरता 73%, पश्चिम बंगाल में 76%। बेरोजगारी के मामले में 10वें नंबर पर बंगाल, देश में 6.2% का आंकड़ा है, लेकिन 6.5% प्लस आंकड़ा चला जाता है पश्चिम बंगाल में। तो इन सब का भी ममता बनर्जी को जवाब देना है। 6 चरण के चुनाव बचे हुए हैं और इनमें ममता बनर्जी का संकल्प है। संकल्प के सामने ममता के कितने विकल्प आते हैं, इंडिया न्यूज आप तक एक एक खबर पहुंचाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, एक एक खबर, एक एक तस्वीर, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे सच्ची, बिना किसी लाग लपेट के, सिर्फ इंडिया न्यूज पर।